हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने सीखा था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे हम लोग फर्मेंटेड बीवरेजेस बनाते हैं और कैसे हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं और कैसे एंटीबायोटिक्स हेल्पफुल होती हैं ह्यूमन के लिए, और कैसे आपके जो फर्मेंटेड बेवरेजेस थे वो कैसे यूज़फुल होते हैं किसके लिए, आपके ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में बेटा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में, जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? माइक्रोब्स के द्वारा। कल हमने एक पॉइंट जो है वो छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 45 मिनट्स के एबव क्लास हो गई थी, तो क्लास फिर रोकनी पड़ गई थी। ठीक है, तो आज उसको कवर अप करते हैं इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग थोड़ा सा कल की क्लास का रिकैप करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाक से आप हेडिंग डालिए बेटा, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। बेटा कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं माइक्रोब्स का यूज़ करके? तो कल हमने बात की थी 3 चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो हमने कल बात की थी किसके बारे में बेटा? 3 चीज़ों के बारे में। वो 3 चीज़ें क्या क्या थी, आइए देखते हैं। पहला क्या था बेटा? पहला था फर्मेंटेड बीवरेजेस के बारे में। फर्मेंटेड बीवरेजेस। ठीक है, सेकंड क्या था? सेकंड क्या था बेटा? सेकंड थे हमारे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, थर्ड क्या था? थर्ड थे कुछ केमिकल्स। थर्ड क्या थे? कुछ केमिकल्स थे, एंजाइम्स थे, एंड सम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में किसके बारे में बात करी थी बेटा? हमने लास्ट क्लास में बात करी थी किसके बारे में? हमने बात करी थी फर्मेंटेड बीवरेजेस के बारे में, हमने बात करी थी एंटीबायोटिक्स के बारे में। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? केमिकल्स, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं माइक्रोब्स का यूज़ करके, कैसे हम एंजाइम्स को बनाते हैं, कौन से एंजाइम्स जो है माइक्रोब द्वारा बनाए जाते हैं और हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, और कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं, यानी हमारी जो फिजियोलॉजी होती है या फिर हमारी बॉडी के लिए कुछ एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत अच्छा कुछ योगदान देते हैं। तो वो क्या है बेटा, कैसे हैं, कौन से माइक्रोब से निकलते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं कि जो ये जो केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं और ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ये इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल लेवल पर किससे बनाए जाते हैं? बनाए जाते हैं माइक्रोब से। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पर लिखते हैं कि सम केमिकल्स, एंजाइम्स and bioactive molecules are formed at commercial and industrial level, by using माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स का यूज़ करके इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल लेवल पर कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसके बारे में करेंगे बेटा? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? केमिकल्स के बारे में। तो मेनली जो केमिकल्स बनाए जाते हैं उन केमिकल्स में हम लोग अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी किसके बारे में बात करती है? तो हमारी एनसीईआरटी बात करती है कौन से केमिकल्स के बारे में? तो हमारी एनसीईआरटी बात करती है एसिड्स के बारे में। अब आइए देखते हैं कि कौन से एसिड कौन से माइक्रोब द्वारा बनाया जाता है और वो माइक्रोब किस टाइप का है, किस नेचर का है, फंगस है, बैक्टीरिया है, क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले यहाँ पर एक चार्ट बनाते हैं छोटा सा। यहाँ पर लिखते हैं नेम ऑफ एसिड। क्या लिखते हैं बेटा? यहाँ पर नेम ऑफ एसिड लिखते हैं। फिर यहाँ पर लिखते हैं बेटा सोर्स ऑफ, या फिर ऐसे लिखेंगे माइक्रोब यूज्ड। माइक्रोब यूज्ड, कौन सा माइक्रोब यूज होता है। और फिर यहां लिखेंगे टाइप ऑफ माइक्रोब।
वो माइक्रोब किस टाइप का है। तो पहला जो बेटा हम अपना एसिड लिख रहे हैं वो हमारा पहला एसिड कौन सा है, पहला एसिड है बेटा हमारा लैक्टिक एसिड। ठीक है, आपको पता है, अगर आप लेक्चर को स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको पता है कि लैक्टिक एसिड किससे बनता है। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, जब हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, वहाँ पर हमने देखा था कि लैब होता है, लैब का मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, लैक्टिक एसिड फॉर्म करते हैं। तो उन्हीं में से एक नाम हमने चुना था, कौन सा, लैक्टोबैसिलस। तो कौन सा माइक्रोब यूज़ होता है बेटा, लैक्टोबैसिलस। तो इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल लेवल पर लैक्टिक एसिड बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, यूज़ होता है हमारा लैक्टोबैसिलस। ये क्या है बेटा, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है। क्या है बेटा, एक टाइप का क्या है, बैक्टीरिया है। अगला बेटा जो दूसरा हमारा एसिड है वो क्या है, वो है हमारा ब्यूटायरिक एसिड। क्या है बेटा, वो है ब्यूटारिक एसिड। अब सर ब्यूटारिक एसिड कहाँ से प्राप्त होता है, तो बेटा ब्यूटारिक एसिड प्राप्त होता है क्लास्ट्रेडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया से। ये भी क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है। ठीक है सर, अब चलते हैं बेटा कहाँ पर, अब चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर पर। हम लोग कहाँ चलते हैं बेटा, थर्ड नंबर पर चलते हैं। थर्ड नंबर पर क्या है बेटा, थर्ड नंबर पर हमारे पास है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड किससे बनता है, तो वो बनता है बेटा एसिटोबैक्टर एसिटी द्वारा। किसके द्वारा, एसिटोबैक्टर एसिटी द्वारा। क्या है, ये भी एक तरीके का, सॉरी थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, ये भी क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है। ठीक है, चौथे नंबर पर क्या है बेटा, चौथे नंबर पर क्या है हमारा, चौथे नंबर पर आता है हमारा सिट्रिक एसिड। ठीक, क्या आता है, सिट्रिक एसिड। किससे बनता है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, किससे बनता है, कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि अलग दिखाई दे। ये बनता है एस्परजिलस नाइजर से। क्या है बेटा, एस्परजिलस नाइजर से। एस्परजिलस नाइजर क्या है, एक तरीके का फंगस है, यानी ये क्या है, फंजाई है। अब ध्यान से देखिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बन रहा है, नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया से बन रहा है, नाम क्या है, क्लास्ट्रीडियम। एसिटिक एसिड किससे बन रहा है, एसिटोबैक्टर एसिटी से बन रहा है, ये भी क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है। सिट्रिक एसिड किससे बन रहा है, एस्परजिलस नाइजर से बन रहा है, जो क्या है, एक तरीके का फंगस है। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, केमिकल्स के बारे में। और केमिकल्स मेनली कौन से बनाने हैं, हमें केमिकल्स बनाने हैं एसिड। अब हम लोग कहाँ चलेंगे बेटा, हम लोग चलेंगे एंजाइम्स की ओर। एंजाइम की ओर चलें, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इतना पोर्शन रफ करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि एंजाइम का चार्ट क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, इस वजह से हमको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। और आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए इतने का, देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, करिए फटाक से। चलिए बेटा, अब इसको इतना रफ करते हैं। ठीक, अब आप फटाक से हेडिंग डालिए बेटा, आप फटाक से हेडिंग डालिए। यहाँ पर हमने बात किसके बारे में कर ली, हमने बात कर ली केमिकल्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में। तो यहाँ पर डालिए आप क्या, एंजाइम्स। ठीक है, अब एक चार्ट बनाते हैं बेटा, अब जिसमें हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोब्स की सहायता से, क्या, एंजाइम्स। तो यहाँ पर डालिए आप एंजाइम्स, फिर यहाँ पर लिखेंगे सोर्स ऑफ एंजाइम, यानी उस एंजाइम का क्या सोर्स क्या है। ठीक है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि ठीक है, एंजाइम के सोर्स से हमने एंजाइम को अलग कर लिया, फिर हम देखेंगे ना कि जो एंजाइम हम अलग कर रहे हैं उसका हमारे ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ क्या है। यानी यहाँ पर देखेंगे बेटा रोल ऑफ एंजाइम, क्या देखेंगे, रोल ऑफ एंजाइम देखेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं बेटा सबसे पहले किसके बारे में, सबसे पहले एक एंजाइम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है जाइमेज। क्या नाम है बेटा, जाइमेज नाम है। कहाँ से निकाला जाता है, जाइमेज मिलता है कहाँ पर, जाइमेज मिलता है सैक्रोमाइसिटीज सेरीवेसी में। कहाँ मिलता है ये मिलता है सैक्रोमाइसिटीज सेरीवेसी में, सैक्रोमाइसिटीज सेरीवेसी। ठीक है, क्या रोल है इसका, इस जाइमेज का, ये यूज़ होता है बेटा कहाँ पर, यूज्ड इन एथेनॉल प्रोडक्शन।
कहाँ पर यूज़ होता है बेटा, ये यूज़ होता है एथेनॉल प्रोडक्शन में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर पर, और सेकंड नंबर वाला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। नाम है बेटा उसका स्ट्रेप्टोकाइनेज। नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, नाम में ही क्या आ गया, स्ट्रेप्टो आ गया। इसका मतलब इसका सोर्स क्या होगा, इसका सोर्स होगा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। क्या होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस। कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नेचुरली अगर मुझे स्ट्रेप्टोकाइनेज चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में। अब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के साथ दिक्कत ये है कि इसका लैब में कल्चर करा पाना थोड़ा सा क्रिटिकल काम है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कल्चर स्ट्रेप्टोकोकस इन लैब। सो हाउ कैन वी ऑब्टेन नेचुरली, तो हम नेचुरली कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसको, क्योंकि कल्चर तो कर नहीं सकते हैं। इसीलिए बेटा इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस से। अभी जब हम लोग आगे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पर हम पढ़ेंगे किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। तो वो क्या है बेटा, एक तरीके की जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो हम कैसे प्राप्त करते हैं, हम स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को कैसे प्राप्त करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते क्या हैं बेटा, naturally obtained from streptococcus bacteria, but it is difficult to grow these bacteria, difficult to grow these bacteria in culture. That's why this enzyme is obtained by genetic engineering. कौन सी प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्राप्त किया जाता है। अच्छा, अब इसका रोल क्या है बेटा, अब इसका रोल क्या है, रोल भी ध्यान से सुनेंगे। ये क्या है बेटा, ये है क्लॉट बस्टर। क्या है, ये क्लॉट बस्टर है। क्लॉट बस्टर का मतलब क्या है, एबल टू ब्रेक क्लॉट, एबल टू ब्रेक क्लॉट। अब सर ये क्लॉट क्या होता है, देखो क्लॉट का मतलब है थक्का बेटा। क्या होता है, थक्का। या कहीं पर थक्का जम जाता है तो उसको आप क्या कहते हो, क्लॉटिंग हो गई है या क्लॉट बन गया है। तो ये क्लॉट बस्टर है। तो सर कहाँ का क्लॉट बस्टर है, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ब्लड वेसल है ऐसे। ठीक, हमारे पास क्या है, ये हमारी एक खून की नली है। ठीक है, अब इसमें क्या बन जा रहे हैं, अब इसमें बन जा रहे हैं कुछ क्लॉट्स। क्या बन जा रहे हैं, कुछ ऐसे क्लॉट्स बन जा रहे हैं। ठीक है, अब इस क्लॉट्स बन जाने के कारण इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इधर से यहाँ से जो ब्लड जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है बेटा, जो ब्लड जा रहा है उस ब्लड के बहने में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। क्यों, क्योंकि बीच बीच में क्या है, ऐसे क्लॉट्स हैं। ठीक है, अब ब्लड के बहने में दिक्कत आएगी। देखो यहाँ पर पैसेज कैसे हो गए हैं, नैरो हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। नैरो पैसेज होने के कारण यहाँ पर बीपी क्या करता है, यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। और इन क्लॉट्स के कारण क्या हो सकता है, क्लॉट्स के कारण क्या हो सकता है, क्लॉट्स के कारण बेटा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सर ये क्या है बेटा, हार्ट अटैक को ही क्या कहा जाता है, हार्ट अटैक ही क्या है बेटा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। यानी इस क्लॉट्स के कारण क्या आ सकता है, इस क्लॉट के कारण अगर क्या आ सकता है बेटा, इस ब्लड वेसल में, ये क्या है आपकी ब्लड वेसल है, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, ये क्या है हमारी ब्लड वेसल है, ये ब्लड की कोई एक नली है। ठीक है, ब्लड वेसल में क्या बन गए हैं, क्लॉट्स बन गए हैं। ये क्या हो गए आपके, दीज आर
क्लॉट्स। अब इन क्लॉट्स के कारण ब्लड का फ्लो जो होता है वो प्रभावित हो रहा है, हार्ट को प्रॉपर ब्लड मिल नहीं पाता, ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, तो कंडीशन एक क्रिएट हो जाती है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की, जिसको आप क्या कहते हो, हार्ट अटैक करते हो। अब ये एंजाइम का क्या यूज़ है बेटा, ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम क्लॉट बस्टर है, यानी इन क्लॉट्स को क्या कर सकता है, ये तोड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं बेटा, एक मिनट। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इट कैन, दिस एंजाइम कैन, दिस एंजाइम कैन ब्रेक दीज क्लॉट्स। ये एंजाइम क्या कर सकता है, इन क्लॉट्स को ब्रेक कर सकता है। सो इट इज वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में ये एंजाइम हेल्पफुल होता है, क्यों, क्योंकि ये क्लॉट को क्या करता है बेटा, बस्ट कर देता है। ये क्या है बेटा, ये क्लॉट बस्टर है, क्लॉट को बस्ट कर देता है। इस वजह से ये एंजाइम क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे। हम लोग चलते हैं कहाँ पर, हम लोग चलते हैं अपने तीसरे एंजाइम की ओर। हमारा तीसरा एंजाइम कौन सा है बेटा, तीसरा एंजाइम है हमारा पैक्टिनेज, और इसी में एक साथ में लिख लेते हैं चौथा एंजाइम, जिसका नाम है प्रोटीएजेस। ठीक है, इन एंजाइम के सोर्स आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखे गए हैं, इनके सोर्स बेटा एनसीईआरटी में नहीं लिखे गए हैं, बट इनका रोल लिखा गया है। ठीक है, तो सोर्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा, सोर्स इसमें कुछ बैसिलस बैक्टीरिया हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कुछ बैसिलस बैक्टीरिया हो सकते हैं। और बेटा क्या हो सकता है बेटा, और इसका जो फंगल सोर्स है वो क्या हो सकता है, एस्परजिलस। क्या हो सकता है बेटा, एस्परजिलस हो सकता है। अब ये क्या करते हैं बेटा, अब ये क्या करते हैं, देखो जो जूस होता है, फ्रूट से आप क्या निकालते हो, जूस निकालते हो ना, उसमें क्या होता है, फाइबर होता है। क्या होता है बेटा, फाइबर होता है। ठीक है, अब आपने मार्केट में बॉटल्ड जूस भी देखे होंगे, तो जो बॉटल्ड जूस होता है ना, उसमें क्या करते हैं, इस फाइबर को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। यानी उसमें जो फाइबर होता है ना, वो उसको क्या कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, किसमें, बॉटल्ड जूस में फाइबर डाइजेस्ट होता है, जबकि नॉर्मल जूस जो आप ऐसे निकालते हो मशीन से, या फिर जिससे भी है, आप जूस मेकिंग मशीन से जो आप निकालते हो जूस को, उसमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। लेकिन जो बॉटल्ड जूस होता है, जो मार्केट में आता है बॉटल्ड जूस, उसमें क्या होता है बेटा, वो फाइबर को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो उन फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस का। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखते हैं, इट कैन डाइजेस्ट फाइबर ऑफ जूस टू फॉर्म क्लियर बॉटल्ड जूस। बॉटल्ड जूस के फॉर्मेशन में क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, ये दोनों एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं। मिलते कहाँ से हैं बेटा, ये मिलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया और आपके एस्परजिलस से। अब चलते हैं बेटा हम लोग लास्ट एंजाइम पर। हमारा जो लास्ट एंजाइम है वो क्या होने वाला है बेटा, लास्ट एंजाइम है हमारा लाइपेज। ठीक, क्या है बेटा, लाइपेज। अब लाइपेज के भी सोर्स जो हैं आपकी बुक में दिए नहीं गए हैं। ठीक है, बट फिर भी हम जान लेते हैं। ठीक है, कैसे जान लेते हैं सर, हम बताएंगे तो आप जान लेंगे। तो लिखिए बेटा, तो इसका जो बेटा बैक्टीरियल सोर्स है वो क्या हो सकता है बेटा, बैक्टीरियल सोर्स क्या हो सकते हैं, कुछ बैसिलस हो सकते हैं। ठीक है, कुछ बैसिलस भी हो सकते हैं। और इसका जो मेन सोर्स है ना बेटा, वो है स्टेफाइलोकोकस। मेन बैक्टीरियल सोर्स है वो क्या है, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, कुछ बैसिलस हो सकते हैं, ये रेयर हैं, बट ये क्या है, इसका जो मेन सोर्स है ना वो क्या है, स्टेफाइलोकोकस है। अच्छा, और क्या हो सकता है, फंगल सोर्स क्या है बेटा, इसका फंगल सोर्स है एस्परजिलस और राइजोपस। ये क्या है, इनके फंगल सोर्स हैं।
ठीक, और ऊपर क्या है इसका बैक्टीरियल सोर्स है। अब ये क्या कर सकता है, ये लिपिड को डाइजेस्ट कर सकता है और ऑयल को भी डाइजेस्ट कर सकता है। ऑयल को डाइजेस्ट कर सकता है, मान लो कपड़े में कोई गंदगी लग गई है बेटा, ऑयल जैसी कोई गंदगी लग गई है, उसको हटाना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, ऑयल में क्या होता है, लिपिड होता है। ठीक है, तो लिपिड हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, लाइपेज का, क्योंकि लिपिड को डाइजेस्ट कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। तो अब क्या करेंगे बेटा, जो डिटर्जेंट वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जो लॉन्ड्री में जहाँ पर कपड़े की धुलाई होती है, वहाँ पर जो डिटर्जेंट वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उसमें लाइपेज का यूज़ किया जाता है, क्या डाइजेस्ट करने के लिए, लिपिड डाइजेस्ट करने के लिए। तो क्या लिखते हैं बेटा, इट कैन डाइजेस्ट लिपिड एंड ऑयल आल्सो, दैट्स वाई यूज्ड इन लॉन्ड्री एंड डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब हमने बात कर ली बेटा किसकी, हमने बात कर ली एंजाइम्स की। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे बेटा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम लोग ये सीखते हैं हमारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और वो कौन से माइक्रोब से प्राप्त होते हैं। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले आगे वाले टॉपिक पर। ठीक है, अभी के लिए इतना मिटा दे रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे फिर से रफ कर लेंगे, क्योंकि बेटा रफ करने में भी बहुत मेहनत लगती है। चलो अब यहाँ पर लिखते हैं बेटा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें माइक्रोब से प्राप्त होते हैं। तो आइए लिखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उस बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का नेम लिखेंगे। ठीक है सर, फिर क्या लिखेंगे बेटा, फिर क्या लिखेंगे कि नेम ऑफ माइक्रोब, यानी जिस माइक्रोब से वो प्राप्त होता है उसका नाम क्या है। फिर लिखेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ माइक्रोब, जिस माइक्रोब से प्राप्त हो रहा है वो कैसा माइक्रोब है। ठीक है, ये लिख लिया। फिर क्या लिखेंगे बेटा, उसका रोल लिखेंगे, और रोल लिखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रफ करना ही पड़ेगा। चलो कर ही देते हैं। चलो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, रोल ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, रोल ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कैसा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्ज़ाम में, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, जो पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल लिखेंगे वो है आपका साइक्लोस्पोरिन ए। क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये एक तरीके का क्या है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, लेकिन सर ये मिलता कहाँ से है, कहाँ से मिलता है बेटा, ये मिलता है हमको एक माइक्रोब से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, क्या है बेटा, ये एक तरीके का फंगस है। ठीक है, तो कौन सा है, कौन सा टाइप का माइक्रोब है सर, ये फंजाई है। कौन सा फंजाई है, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज ग्रुप का फंजाई है। ठीक है, कौन से ग्रुप का है बेटा, ड्यूट्रोमाइसिटीज का है। अब सर ये करता क्या है, अब ये करता क्या है, इसका रोल क्या है।
तो रोल क्या है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, इसका रोल क्या है, ये एक इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट है। क्या है? इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। कैसे करता है, अभी आते हैं उस पर। तो देखो ये क्या है बेटा, इट इज ए इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट which helps in जो किस में हेल्प करता है बेटा, which help in organ transplantation जो किस में हेल्प करता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है। अब कैसे करता है, मेरी बात समझिए आप। ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति की क्या है बेटा, किडनी डैमेज है, ठीक है। क्या है, किडनी डैमेज है, इसकी किडनी सही है और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या है बेटा, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स। इसकी किडनी डैमेज है, इसका नाम दे दिया बेटा हमने। चलो क्या नाम दे देते हैं, आपके नाम से रख देते हैं बेटा, इसका नाम रख देते हैं, ये मान लीजिए कौन है, ये रामू भाई साहब हैं और ये कौन है, श्यामू भाई साहब हैं। कौन भाई साहब हैं ये श्यामू भाई साहब हैं, ठीक है। तो श्यामू भाई साहब की क्या है, किडनी खराब है। रामू भाई साहब ने कहा कि ठीक है भाई, हम तो बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं, ठीक है। अच्छा रामू श्यामू को छोड़ो, एक बहुत ज़बरदस्त दोस्तों के नाम लिखते हैं। शोले मूवी सबने देखी होगी, अभी तो आप एकदम बचपन में हो, जब हम लोग बचपन में थे ना तो उसका बड़ा क्रेज़ था। हमने तो कम से कम 20 बार देखी थी अपने बचपन में, ठीक है। ज़्यादा ही बार देखी होगी, कम तो इससे नहीं देखी होगी, ठीक है। तो नाम लिखते हैं उसमें जय एंड वीरू का। तो ये कौन है, ये हैं जय और ये हैं वीरू, ठीक। अब उस मूवी में क्या था, उस मूवी में जो वीरू था ना वो बहुत शराब पीता था। क्या था बेटा, जो वीरू था ना वो बहुत शराब पीता था। अब शराब पीने के कारण उनकी किडनी क्या हो गई, डैमेज हो गई। एक बढ़िया एग्जाम्पल से देखते हैं हम। जय एंड वीरू दो फ्रेंड्स हैं। वीरू क्या थे, उस मूवी में भी बहुत शराब पीते थे, यहाँ पर भी ये क्या कर रहे हैं, बहुत ही शराब पी रहे हैं, ठीक है। अब शराब पीने के कारण इनकी किडनी क्या हो गई, ख़राब हो गई। अब किडनी ख़राब हो गई तो इन्होंने बताया कि यार जय, मेरी तो किडनी डैमेज हो गई है, अब तो मैं ज़िंदा रह ही नहीं सकता। लेकिन भाई ये तो दोस्त हैं, अब इस दोस्त को कैसे अच्छा लगेगा अकेले जीना, तो बिना इसके ये नहीं जी सकता है, ठीक है। बिना इसके ये नहीं जी सकता। अब बिना इसके ये नहीं जी सकता, जिसने क्या कहा कि एक काम करो, मेरे पास 2 किडनी हैं, एक तुम ले लो, तुम्हारा भी काम चलता रहे और मेरा भी काम चलता रहे। तो इसने क्या किया बेटा, जय ने क्या किया, जय ने अपनी एक किडनी किसको दे दी, वो दे दी वीरू को। इसने क्या करी, अपनी एक किडनी दे दी किसको, वीरू को। अब क्या हुआ भाई साहब, अब देखो इन दोनों में तो बेटा कोई एंसेस्ट्रल रिलेशन है नहीं, ठीक है, और इनमें कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है। ये क्या है बेटा, ये 2 फ्रेंड्स हैं, 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। इनका आपस में कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। तो क्या कराना पड़ेगा, ये भाई साहब इनको किडनी दे तो रहे हैं, लेकिन ये किडनी तब ले सकते हैं ना जब इनके आपस में कुछ चीज़ें मैच करेंगी। क्या होगा बेटा, ये जय जो है ये वीरू को किडनी तब दे सकते हैं ना जब इनकी आपस में कुछ चीज़ें मैच करेंगी। वो कुछ चीज़ें क्या हैं, कुछ चीज़ें क्या हैं बेटा, सबसे पहली बात इनका क्या मैच होना चाहिए, इनका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। क्या मैच होना चाहिए, इनका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। और इनमें क्या होते हैं बेटा, इनमें क्या होते हैं, इनमें कुछ एलील्स होते हैं, MHC एलील्स, इनकी भी मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। इनकी भी क्या होनी चाहिए, कुछ मैचिंग होनी चाहिए, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब कुछ एलील्स होते हैं, इनकी भी मैचिंग होनी चाहिए। चलो इसका नाम छोड़ दो, हम क्या कहते हैं, इनके ब्लड ग्रुप मैच करने चाहिए। अब जब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ ना, तब उसके बारे में चलेंगे। अभी के लिए क्या समझते हैं बेटा, अभी के लिए क्या समझते हैं, अभी के लिए हम समझते हैं ब्लड ग्रुप को। ब्लड ग्रुप इनके मैच करने चाहिए। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि इनका ब्लड ग्रुप अलग है, इनका ब्लड ग्रुप अलग है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती डॉक्टर पर दबाव डलवा के, अपनी दादागिरी दिखा के इन लोगों ने क्या किया, जय ने क्या किया कि मेरी किडनी वीरू को देना है तो देना है, आप उसमें लगाइए किडनी। डॉक्टर ने कहा ठीक है लगाते हैं। तो इसने क्या किया बेटा, किडनी डाल दी। अब किडनी तो इसमें डाल दी, लेकिन अब किडनी की मैचिंग होगी, प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए यहाँ पर ऑर्गन्स की, तभी तो ये इनकी बॉडी इस ऑर्गन को एक्सेप्ट करेगी। अब दिक्कत क्या है कि जैसे ये किडनी इसके अंदर गई तो इस किडनी की सेल्स किसकी होंगी, वो तो जय की हैं। जा कहाँ रही हैं, वीरू में।
तो वीरू के लिए तो वो तो फॉरेन पार्टिकल हो गई ना। अब फॉरेन पार्टिकल हो गई तो इनकी बॉडी क्या करेगी, इनकी बॉडी उसको एंटीजन समझ के अपने अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, उसको किल करने की कोशिश करेगी। आपकी ह्यूमोरल एक्टिविटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है एक्टिव हो जाएगी, आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगी और इस ऑर्गन को क्या करेगी, मार देगी। जब ये ऑर्गन अंदर अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो ये किडनी तो किसी काम की नहीं इनको दी गई। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर इनका जो इम्यून सिस्टम है ना वो इस किडनी को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। इसको हम कहते हैं बेटा ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये किडनी क्या हो गया, अब इनमें एक किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो गया। लेकिन ये फेल किसकी वजह से हो रहा है कि ये किडनी जब इनके अंदर डाली जा रही है ना तो वीरू की बॉडी जो है ना वो इस किडनी को बाहर का मटेरियल समझती है, बाहर का मटेरियल यानी इसको एंटीजन समझ के इसको किल कर देती है। अगर ऐसा कुछ सिस्टम कर दिया जाए डॉक्टर द्वारा, ऐसा कुछ सिस्टम कर दिया जाए डॉक्टर द्वारा कि इनके अंदर का इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, सप्रेस हो जाए, यानी इसके इम्यून सिस्टम को शांत कर दिया जाए और उसको उसकी आँख पर पट्टी बांध दी जाए, वो ये पहचान ही ना पाए कि ये किडनी बाहर से आई है या मेरी ही किडनी है। ठीक है, तो इसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है बेटा, साइक्लोस्पोरिन है। ये क्या करता है, ये इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है। ये किडनी जब इसमें डाली जाएगी तो इनको क्या दिया जाएगा बेटा, इनको दिया जाएगा साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, इनको क्या दिया गया, इनको दिया गया बेटा, इनको दिया गया साइक्लोस्पोरिन। अब ध्यान से सुनिएगा, इनको जब साइक्लोस्पोरिन मिलेगा तो साइक्लोस्पोरिन के कारण क्या होगा, इनका जो इम्यून सिस्टम है ना वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। जब रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा तो इस किडनी के प्रति वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, तो ये किडनी क्या होगी, इनके अंदर चली जाएगी। अब लंबे टाइम तक साइक्लोस्पोरिन दी जाएगी, 1 साल 1.5 साल तक। फिर धीरे धीरे क्या होगी, इनकी किडनी जो होगी ना वो क्या होगी बेटा, हैबिचुअल हो जाएगी। इनकी बॉडी क्या करेगी, धीरे धीरे इस किडनी को एक्सेप्ट कर लेगी और फिर क्या होगा, इनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल का नाम पढ़ा साइक्लोस्पोरिन का, कैसे वो क्या रोल प्ले करता है ये भी आपने सीख लिया। जय वीरू की कहानी हम पढ़ेंगे कहाँ पर, हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कौन से चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे जब हम वैक्सीनेशन के बाद जब हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे किसको, एलर्जी को। एलर्जी में के लास्ट टॉपिक में जब हम लोग चलेंगे ना तो वहाँ पर हम लोग सीखेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ये आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट की पूरी प्रोसेस कैसे चलती है। ठीक है, कैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, कैसे वो रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट हो गया तो क्या चांसेस हैं, तब कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम बेटा वहाँ पर सीखेंगे। तो अभी के लिए हमने क्या सीखा, हमने सीखा बेटा किसको, साइक्लोस्पोरिन ए को। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में जिसका नाम है स्टैटिन। क्या नाम है बेटा, इसका नाम है स्टैटिन। अब सवाल यह है कि स्टैटिन कौन से माइक्रोब से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त कहाँ से होता है बेटा, ये प्राप्त होता है मोनास्कस। ये प्राप्त होता है मोनास्कस परप्यूरियंस से। कहाँ से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है बेटा मोनास्कस परप्यूरियंस से। मोनास्कस परप्यूरियंस क्या है, एक तरीके का बेटा ईस्ट है, ईस्ट है। अब इसका क्या रोल है बेटा, इसका क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस स्टैटिन इन ह्यूमन बॉडी। ये क्या करता है, देखिए कोलेस्ट्रॉल एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में बनता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को रोकता है। क्या करता है बेटा, कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, इट कैन प्रिवेंट, इट प्रिवेंट लिखो, कैन मत लगाओ, इट प्रिवेंट, इट प्रिवेंट बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, देखो सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है, बायोसिंथेसिस का मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनना। तो ये क्या करता है बेटा, इट प्रिवेंट बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ऑफ, इट प्रिवेंट बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी। ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को रोकता है। अच्छा, अब देखिए एक्चुअल में ये स्टैटिन करता क्या है बेटा, एक्चुअल में स्टैटिन करता क्या है, देखिए होता क्या है बेटा, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई एक केमिकल है, मान लीजिए ये ए नाम का कोई केमिकल है। ठीक है, अब ये ए नाम का केमिकल क्या करता है बेटा, ये ए नाम का केमिकल क्या करता है, ये चेंज होता है किसमें, कोलेस्ट्रॉल में। किसमें चेंज होता है बेटा, कोलेस्ट्रॉल में।
अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है एक एंजाइम जिसका नाम है HMG कोरेडक्टेज। HMG कोरेडक्टेज क्या है, एक एंजाइम है जो इस ए नाम के केमिकल को किस में चेंज कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, अब ये ए नाम का केमिकल क्या है बेटा, ये ए नाम का केमिकल क्या है, देखो इस ए नाम के केमिकल को हम कहते हैं HMG-CoA। HMG कोएंजाइम टाइप का ये है। ठीक है, तो HMG-CoA करके एक केमिकल होता है बॉडी में जो HMG कोरेडक्टेज एंजाइम द्वारा किस में चेंज होता है, कोलेस्ट्रॉल में। अब होता क्या है बेटा, ये स्टैटिन किसका काम करता है, ये इनहिबिटर का काम करता है, किसके लिए, इस एंजाइम के लिए। तो ये किसका काम कर रहा है बेटा, ये इनहिबिटर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, ये काम कर रहा है किसका, इनहिबिटर का। इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, इनहिबिटर का मतलब होता है काम को रोक देना। काम को रोक देना, किसके काम को रोक रहा है, इसके काम को रोक रहा है। तो इसके काम को ये क्या कर रहा है, रोक दे रहा है। अब जब इसका काम रुक जाएगा बेटा, तो क्या इस HMG कोएंजाइम का कन्वर्जन होगा कोलेस्ट्रॉल में, नहीं होगा। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर इस कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कौन रोक रहा है, सिंथेसिस को रोक रहा है हमारा स्टैटिन। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो हमारा ये टॉपिक होता है यहाँ पर ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ अच्छे टॉपिक को, जैसे हमारा टॉपिक है बेटा सीवेज ट्रीटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में 100% आता ही आता है। देखो होता क्या है कि बोर्ड एग्जाम में आपके 4 या 5 सेट बनते हैं पेपर के। ठीक है, तो किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। और बहुत अच्छा अगर आपकी किस्मत रही तो नीट वगैरह के एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। हमने बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में क्या सीखा, साइक्लोस्पोरिन ए को हमने सीखा, किसको, स्टैटिन को। इनके रोल्स क्या होते हैं हमने ये भी सीख लिया। हमने ये देखा कि स्टैटिन क्या करता है, HMG कोरेडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करता है, जो HMG-CoA को कोलेस्ट्रॉल में चेंज होने से रोक लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आई बेटा। स्टैटिन क्या करता है बेटा, स्टैटिन इसको इसमें बदलने से रोकता है। क्यों, क्योंकि ये जो इसको बदलता है, ये वाला एंजाइम, उसके काम करने की प्रोसेस को ये क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए अपने हिसाब से। देन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे बेटा सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।